प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके लिए आप तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। क्योंकि इस बार आपका जो 2024 का पैटर्न है उसको फिर से चेंज कर दिया गया है। 2023 में भी चेंज किया गया था, 2022 में भी चेंज किया था। कंटिन्यूअस चेंज हो रहे हैं क्योंकि 2024 से जो है नया शिक्षा अधिनियम लागू हो जाएगा, जिसमें बोर्ड परीक्षाएं 2 बार होंगी। अभी आपको बोर्ड परीक्षा केवल 1 बार ही देनी है। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र जो विषय है इसका नया मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है बोर्ड की तरफ से, और इसके जो पीडीएफ है, आप किसी भी अपने सब्जेक्ट का पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप सभी को पता ही होता है कहाँ होता है, तो ये आपको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और पीडीएफ जितने भी सब्जेक्ट आप चाहते हैं, चाहे आपका आर्ट्स सब्जेक्ट में हो या फिर आप कॉमर्स से हो या फिर आप लोग चाहें साइंस से हो, सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। सॉल्यूशंस आपको सारे के सारे मिलते जाएंगे। जैसे कि आर्ट्स, हम अर्थशास्त्र का देख रहे हैं। इससे पहले हमने जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए पॉलिटिकल साइंस का सॉल्यूशन जो है हमने अवेलेबल करा दिया था। 2024 का जो नया पैटर्न है उस पे आधारित प्रश्न पत्र है। ध्यान रखना है आपका पैटर्न यही रहेगा। 80 मार्क्स का आपका जो पेपर है ये 80 नंबर का रहेगा और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा इस पेपर को करने के लिए। अर्थशास्त्र का जो पेपर है ये 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड अ और खंड ब में। खंड अ और ब दोनों मिलाकर के जो है टोटल 28 प्रश्न आपको आएंगे, यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इनको सभी को आपको करना होगा। कुछ में आंतरिक विकल्प भी होंगे, यानी कि अथवा क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 2 खंडों में, जैसे कि मैंने बताया है, बटे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एमसीक्यू टाइप रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन ये खंड 1 का है। और खंड ब जो है उसमें भी एमसीक्यू नंबर 15 पे मिलेगा आपको एमसीक्यू, ठीक है। 1 नंबर पे आपको एमसीक्यू मिलेगा और 15 नंबर पे एमसीक्यू मिलेगा। ये जो 1 1 नंबर के रहेंगे। इसके विकल्प 4 4 रहेंगे, आपको बस उसके उत्तर सही लिखने हैं। और जो प्रश्न आपका खंड अ का दूसरा नंबर रहेगा, ठीक है, दूसरा नंबर से लेके 4 नंबर तक खंड अ की बात कर रहे हैं, तो खंड अ का दूसरा प्रश्न से लेके 4 प्रश्न तक के सभी जो प्रश्न हैं ये 1 1 नंबर के रहेंगे। 2 नंबर से 4 नंबर तक सभी एक प्रश्न 1 1 नंबर के रहेंगे ये। और खंड ब के 16 से 18 तक के जो प्रश्न हैं ये भी निश्चित उत्तर वाले ही रहेंगे, और ये भी जो है आपके कितने रहेंगे, ये भी 1 अंक के ही प्रश्न रहेंगे, जिसके आंसर आपको केवल लिखने हैं 1 1 अंक के, ठीक है। अब जो है खंड अ में जो बचा 4 क्वेश्चन, तो 1 नंबर तक आ गए हम, 2 से 4 तक। 5 से लेके 8 तक जो है ये 2 अंकीय प्रश्न रहेंगे। ये 2 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे यहाँ से यहाँ तक। और खंड ब में 19 से 22 तक के जो प्रश्न हैं ये आपके क्या रहेंगे, ये भी आपके 2 अंक के प्रश्न रहने वाले हैं। इसके बाद जो है आपका खंड अ में 9 से 11 तक के जो प्रश्न है ये 3 3 नंबर के रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। और खंड ब में जो क्वेश्चन मिलेंगे 23 से 25 तक, इनके उत्तर आपको जो है 3 3 नंबर के हिसाब से ही देने होंगे। अगला जो प्रश्न है बनता है जो आपका, इसमें देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आपका 12 से लेकर जो 14 है, ठीक है, 12 से लेकर 14 तक ये प्रश्न जो है 5 अंकीय प्रश्न है, 5 5 नंबर के पूछे जाएंगे। इनमें अथवा ऑप्शन मिलेगा। और जो 26 से लेकर 27 तक का प्रश्न है ये भी 5 अंक के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी अथवा मिलेगा, इसमें भी अथवा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको अथवा मिलेगा, इन प्रश्नों में अथवा देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। और जो आपका अंतिम प्रश्न 27 के बाद एक 28वां प्रश्न आएगा, वो केस स्टडी आधारित आएगा, जो सीबीएसई का पैटर्न है उसको लागू किया गया है। लास्ट क्वेश्चन जो है केस स्टडी आधारित आएगा, एक पैराग्राफ आएगा, उसके हिसाब से आपको आंसर्स देने होंगे। उसको ध्यान से पढ़ना है और 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। बहुत ही अच्छा पेपर बना हुआ है ये। और केस स्टडी में जो है 5 प्रश्न, ये भी 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। 5 5 5 प्रश्न पूछे जाएंगे छोटे छोटे, और 5 अंक ही आपको ये देंगे। तो खंड ए की बात करते हैं, सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पॉलिटिकल साइंस का हमने पेपर करवा दिया है। अभी आप इकोनॉमिक्स का पेपर देख रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसके बाद जितने भी हमारे सॉल्यूशंस है वो कंप्लीट कराए जाएंगे, और आप जो है इन आंसर्स की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है, खंड अ की बात कर रहे हैं, इसमें देखिए एमसीक्यू पहला प्रश्न है। इसमें आपका क है, फिर ख है, फिर ग है, इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे एमसीक्यू। सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन हैं? सभी को आंसर पता होना चाहिए। अभी आंसर का अंदाजा जरूर लगाएं। आप अभी एग्जाम में नहीं बैठे हुए, आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। अगर आप बेहतरीन तरीके से आंसर्स प्रिडिक्ट करते हैं तो आपकी तैयारी का अंदाजा भी आपको लग जाएगा। मार्शल नहीं थे, बोल्डिंग नहीं थे, किन्स नहीं थे, रैगनर फिश जो थे ये थे आपके सर्वप्रथम माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री। तो यहाँ पर जो आपका चौथा ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं।
जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, कुल उपयोगिता जब अधिक हो जाएगी, सबसे अधिक हो जाएगी, तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी ये आपको बताना है। जब कुल उपयोगिता आपकी अधिकतम हो जाएगी तो सीमांत उपयोगिता की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आप सभी को पता है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता जो है शून्य हो जाती है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों ने सही अंदाजा लगाया होगा मेरे हिसाब से। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए उत्पादन के साधन क्या हैं। तो हम जब उत्पादन करते हैं किसी चीज को, प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो उसके साधन कौन कौन से होते हैं? तो हमें भूमि भी चाहिए, श्रम यानी कि लेबर भी चाहिए, और पूंजी यानी कि पैसा भी चाहिए। तो तीनों ही सही है, तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। प्रश्न देखिए, बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? तो बाजार जो है ये एक क्षेत्र होता है, क्रेताओं और विक्रेताओं की उपस्थिति वहां पे होती है, यानी कि बेचने वाले और खरीदने वाले भी मिलते हैं। यह एक क्षेत्र भी होता है और यहाँ पे वस्तु का मूल्य भी होता है। तो उपयुक्त सभी जो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो ड सेक्शन है, तो यहाँ पे एमसीक्यू चल रहे हैं। अभी हमने आपका ग तक कर लिया, फिर घ कर लिया, अब आते हैं हम ड पे। ड एमसीक्यू जो है इसमें पूछा गया निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले, पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक स्थिति है। आपने अगर पढ़ा है तो पूर्ण प्रतियोगिता जो है ये काल्पनिक स्थिति मानी जाती है, बिल्कुल सही है कथन। कथन नंबर 2 जो दिया है इसमें बोला है बाजार स्थिति के अध्ययन में पूर्ण प्रतियोगिता का महत्व है। तो बाजार स्थिति के अध्ययन में पूर्ण प्रतियोगिता का महत्व जो है नहीं माना जाता, इसको काल्पनिक मानते हैं, इसलिए ज्यादा महत्व नहीं माना जाता। तो हम कह सकते हैं कि कथन एक तो सही है परंतु कथन 2 असत्य है। तो तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। प्रश्न देखिए, बजट रेखा का समीकरण लिखिए। बजट रेखा का जो समीकरण होता है वो m बराबर P1x1 प्लस P2x2 होता है। अब यहाँ पे m क्या है? m जो है ये आय होती है, इनकम है आपकी m, और x1 और x2 जो है ये क्या होती है? वस्तु की इकाइयां होती हैं, ठीक है। और P1 और P2 क्या होती हैं? वस्तु का मूल्य होता है, कीमत होता है। तो ये हमारा जो है बजट रेखा का समीकरण है, याद रखना है आपको। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। गिफिन वस्तु से आप क्या समझते हैं? तो गिफिन वस्तु क्या होती हैं? ये जो है आपकी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी कीमत बढ़ने के साथ मांग बढ़ जाती है और कीमत कम होते ही मांग घट जाती है। जैसे कि चावल, आलू, गेहूं इत्यादि, इनकी जब कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ने लगती है, क्योंकि ये सोचते हैं कि और कीमत बढ़ेगी, और कीमत घटती है तो मांग भी घट जाती है, सोचते हैं और सस्ता होगा, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने समझ कभी मार्केट में आपने ट्राई किया है, गए हैं मार्केट में सब्जी खरीदने या फिर ये चावल खरीदने या गेहूं खरीदने, तो जैसे भी आपके घर वाले देखते हैं कि रेट बढ़ रहा है तो आप करिए इसका इस्तेमाल, फटाफट खरीद लीजिए। इस तरह से ये होता है। तो गिफिन वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है। नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है, उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए। उत्पादन फलन की जो परिभाषा आपको देनी है तो वो क्या हो जाएगी? एक एक अंक के प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको। ये भी एक अंक का प्रश्न था, इसके ऊपर ये भी एक अंक का प्रश्न था, लेकिन आपको उत्तर लिखने थे। यहाँ तक एमसीक्यू था आपका, जिसमें 5 एमसीक्यू पूछे गए हैं पहले पोर्शन में। दूसरे पोर्शन में आपका लिखित उत्तर देना है, तीसरे में भी लिखित उत्तर देना है, चौथे में भी लिखित उत्तर देना है, पांचवें से आपके 2 अंक के प्रश्न शुरू होंगे, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। उत्पादन फलन की परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं, किसी फर्म में उत्पादों एवं आगतों के मध्य के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन मतलब आउटपुट और इनकम, इनपुट, जो इनपुट होता है और आउटपुट, उन दोनों के बीच का जो संबंध होता है उसे ही उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादकों और आगतों के बीच, उत्पादक जो है आउटपुट हो गया, आगत जो है आपका इनपुट हो गया। इसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र की दो विशेषताएं बताइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र की दो विशेषताओं में पहली विशेषता होती है ये वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन करवाता है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है कीमत सिद्धांत का विश्लेषण भी मिलता है, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, और इसमें हम मदद लेते हैं इससे। तो इस तरह से दो ये हम पॉइंट लिख सकते हैं। 2 अंक के प्रश्न है, इसलिए हमने इसको एक एक लाइन में डिस्क्राइब भी कर दिया है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी बात करें हम। छठा क्वेश्चन है सीमांत उत्पादन की परिभाषा लिखिए। सीमांत उत्पादन की परिभाषा देनी है, 2 अंक के प्रश्न है। तो सीमांत उत्पादन यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है? परिवर्तनशील साधन की एक इकाई का कम या अधिक प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहा जाता है। तो परिवर्तनशील साधन की एक इकाई का कम या अधिक उपयोग करने से कुल उत्पादन में जो भी परिवर्तन मिलेगा उसे ही हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। इसके बाद जो है 7वां प्रश्न देखिए, अवसर लागत की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। अवसर लागत की अवधारणा क्या कहती है? तो अवसर लागत की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि उत्पत्ति के साधन सीमित किंतु अनेक प्रयोग वाले हैं, ठीक है, यही इसकी अवधारणा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
इसमें पूछा गया एकाधिकार की परिभाषा, जिसको मोनोपोली कहा जाता है। तो एकाधिकार का मतलब होता है, एकाधिकार से अभिप्राय उस बाजार से है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और उसकी कीमत पर वह पूर्ण नियंत्रण रखता है। यानी कि वही विक्रेता है, अगर मेरे पास ही केवल वो सामान है तो मैं उस सामान को अपनी मर्जी से जिस मूल्य पे बेचना चाहूँ उसको उस मूल्य पे बेचूंगा। तो ये मेरा एकाधिकार हुआ, मेरी मोनोपोली हुई। वो वस्तु किसी के पास भी नहीं मिलेगी, इसलिए आपको खरीदना है तो आप मेरे से ही खरीदोगे, अन्यथा कहीं से भी नहीं खरीद पाओगे। वही होती है मोनोपोली। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से प्रश्न आपका 3-3 अंक के शुरू होते हैं। ये खंड अ की बात कर रहे हैं, खंड ब में हम अभी पहुंचने वाले हैं। तो इसमें पूछा गया सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट करना है। तो देखिए, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच में संबंध बता करके जो है आपको इसको रेखा चित्र से स्पष्ट कर देना है। इस तरह का डायग्राम है आपका, आप अपने बुक से भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता के पारस्परिक संबंध को चित्र 2 की सहायता, ये चित्र नंबर 2 है, इसकी सहायता से समझाया गया है, सहायता से समझाया जा सकता है। चित्र 2 में जो है ए डी ई एफ जो यहाँ पर दिखाया गया आपको, यहाँ पे देखिए ये है आपका ए, ये है डी, ठीक है, फिर ये है ई और ये है आपका एफ। तो यहाँ पे ए डी ई एफ वक्र जो है कुल उपयोगिता बताती है, और जो ए बी सी रेखा जो है आप देखेंगे ए बी सी, ये ए, ठीक है, फिर ये बी हो गई और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे यहाँ पे सी हो गया, तो ए और ये बी और ये सी, यानी कि ये वाली जो रेखा है, ये रेखा क्या बताती है, इस तरह से अगर हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहें इतने अलग से, ये है आपकी, ठीक है, एबीसी रेखा सीमांत उपयोगिता रेखाएं हैं। तो ये सीमांत, नीचे वाली सीमांत उपयोगिता रेखा है, और ऊपर वाली जो है ये आपका कुल उपयोगिता की रेखा है, ये वाली कुल उपयोगिता की रेखा है, और नीचे वाली जो लाइन है ये सीमांत उपयोगिता की रेखा है। दोनों वक्रों की सहायता से हम क्या समझ सकते हैं, इसके संबंध निकालने, क्योंकि हमें क्या पूछा है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का रेखा चित्र से जो है हमको स्पष्ट करना है, क्या संबंध हो सकता है इसमें स्पष्ट करना है। तो पहला संबंध अगर बताना चाहें तो हम थोड़ा सा डायग्राम को छोटा कर लेते हैं ताकि इसको आप जो है देख पाए। तो इस तरह से ये आपका डायग्राम हो गया। अब इस डायग्राम से हमें क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं, ये डायग्राम आपके सामने होना चाहिए। ये डायग्राम आपके पास नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो नीचे तथ्य लिखे हैं इसके बारे में उसको समझ लेना है। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, चाहे वह घट रही हो, अगर वो कम भी हो रही है लेकिन वो धनात्मक है, पॉजिटिव है, तब कुल उपयोगिता बढ़ती है। यहाँ पर पहली कंडीशन, ठीक है, जिसमें आपको बिंदु ए से ई तक की स्थिति में आपको दिखाई देगा कि ये बढ़ रही है। ए से देखो यहाँ पे डी भी है और ई भी है, यहाँ तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही, पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ से इसके बाद नीचे देखिए, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। अभी अभी एमसीक्यू पढ़ा था, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है। अभी अभी हमने एमसीक्यू किया था इसका, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर जो चीज़ बोली गई है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इस चित्र में अगर आपको देखने को मिलेगा तो ई तथा बी बिंदुओं की स्थिति आप देखिए, यहाँ पे देखिए ये ई है और आपका बी है, ठीक है। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है ई से बी, ये क्या हो रही है, शून्य हो रही है। ई से बी पे पहुंच रही है तो इसका मतलब क्या हो रही है, शून्य हो रही है। तो यही बात हो रही है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो रही है तो कुल उपयोगिता क्या हो रही है, अधिकतम हो रही है। कुल उपयोगिता ई पर आकर क्या हो रही है, अधिकतम हो रही है। यहाँ पर चित्र में यही चीज समझाया गया है। और इसके बाद तीसरा जो इसमें कंडीशन आता है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, जो कि बिंदु बी और जी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। बी तो ये है आपकी, ठीक है, और ये जी है, तो यहाँ पर देखोगे कि ये ऋणात्मक, नेगेटिव जा रही है। पहले तो यहाँ तक मैक्सिमम गई थी, अब उसके बाद में जो है नीचे 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 कम होती जा रही है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बी से जी तक की स्थिति जो है, तो क्या होगा इस समय, जब ऋणात्मक होगी तो कुल उपयोगिता जो है घटने लगती है, ठीक है। इसमें आपको ई से जी तक की स्थिति आप देखोगे तो वो भी आपको दिखाई देगी। ई से लेकर के जी तक की स्थिति क्या दिखाई दे रही है आपको, ये घटने लग रही है। इसके बाद आइए 10वें प्रश्न पे। अब 10वां प्रश्न जो है इसमें आपको 3 अंक का प्रश्न है, इसमें भी अथवा दिया गया है आपको, तो अथवा मिलेगा आपको, ध्यान रखना। 10वें प्रश्न में आपको अथवा मिलेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे अथवा आपको दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़िए। एक वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई से बढ़कर 12 रुपये हो जाती है, परिणाम स्वरूप जो है मांग 120 इकाई से घटकर 100 इकाई रह जाती है। तो मांग की कीमत लोच की गणना करनी है। तो मांग की कीमत लोच की गणना करने के लिए हमें सूत्र याद होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया क्या गया है, कीमत क्या हो रही है,
जो आपकी कीमत है, कीमत आपको दे रखी है, ये बोल रहा है कि पहले जो 10 थी, 10 से क्या हो जा रही है, ये 12 हो जा रही है। कीमत 10 से 12 हो रही है। और मांग की बात करें, यानी कि कीमत क्या हो रही है, 10 से 12, यानी कि बढ़ रही है। और मांग में देखो, क्वेश्चन को देखो, आप पीडीएफ रखना अपने पास में। मांग जो है 120 इकाई से घट रही है और 100 हो जा रही है, यानी कि 120 से 100 हो रही है। अब मांग बोलेंगे 120 से क्या हो रही है, ये 100 हो जा रही है। ठीक है, कीमत और मांग हमें पता चल गया। अब मांग की कीमत लोच हमें निकालनी है, इसने बोला है सीधा सीधा मांग की कीमत लोच, यानी कि हमें ईडी की गणना करनी है। ठीक है, अब ईडी की गणना करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है, उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए इसको। ईडी जो होता है, मांग की लोच की गणना, जब हम मांग की कीमत लोच की गणना करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, मांगी गई मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है। तो इसके बटे में हम लिख लेंगे, बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा नया मांग होगा, नया मांग में से माइनस कर देंगे प्रारंभिक मांग। ठीक है, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, के बटे में आ जाएगा प्रारंभिक मांग। के बटे में क्या आएगा, प्रारंभिक मांग। प्रारंभिक मांग आ गया। अब दूसरा जो है, हमने मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र लिख लिया, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र क्या होगा, तो वो भी लिख लेते हैं। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये होगा आपका नई कीमत या नया मूल्य, नई कीमत में से आपको प्रारंभिक कीमत जो थी, पहले की कीमत, और इसके बटे में जो है आपका आ जाएगा प्रारंभिक कीमत। अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, आप देख सकते हो इसमें जो है, ये आपकी प्रारंभिक है। ठीक है, और ये है आपकी, तो आप देख सकते हो प्रारंभिक में कीमत 10 रुपये थी, नई कीमत जो है वो 12 रुपये हो गई। इसी तरह से मांग देखोगे तो प्रारंभिक मांग 120 रुपये, 120 थी वस्तु की इकाई, और नई जो मांग हो गई वो आपकी 100 हो गई। हमारे पास सारा डेटा है यहाँ पर, इसको रख सकते हैं। नई मांग कितनी है, तो नई मांग देखेंगे हम, नई मांग 100 है, तो 100 में से आपको प्रारंभिक मांग कितनी है, 120 माइनस कर देनी है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 माइनस 120 बटे में प्रारंभिक मांग कितनी है, तो प्रारंभिक मांग 120 है, गुणा में 100 कर लेंगे क्योंकि प्रतिशत निकालना है हमें। इस तरह से इधर देखिए, नई कीमत कितनी है, नई कीमत 12 रुपये है, तो 12 रुपये आपकी नई कीमत हो गई। पुरानी कीमत कितनी है, 10 रुपये है, बटे में पुरानी या प्रारंभिक कीमत कितनी है, 10 रुपये। ठीक है, अब जो है यहाँ से इसको इंटू में कर लेंगे 100, क्योंकि इसका भी परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालना है। अब यहाँ से इसको माइनस कर लीजिए,
ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में माइनस का 20/120, 100, और ये आ जाएगा आपके पास में 2/10। देखिए हम कह सकते हैं ये 1/5 आ गया। 1/5 गुणा में 100, ठीक है, तो गुणा में 100 करना है क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो 2 एकम 2, 2×5 = 10, और यहाँ पर 100, और 5×20 = 100, तो ये तो आ गया 20%। और यहाँ पर इसका निकाल ले तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 0 से 0 काट दीजिए, और ये 2 एकम 2 और 2 12, ये हो गया आपके पास में माइनस का 10, 10 गुणा में हो गया तो माइनस का 10 और बटे में 6, ठीक है, ये परसेंटेज आ गया। अब इनकी चीज़ों को हम यहाँ पे मांगी गई प्रतिशत को रख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा मांगी गई प्रतिशत ना हो जाएगा आपका ये टोटल। देखते हैं मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ। भाई मात्रा है -10/6, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हमने निकाला 20 पे 1 कर लें, तो इसको हम करें तो -10/6 गुणा में हो जाएगा आपका 1/20, 10 एकम 10, 2×20, और ये हो गया 1/8। कहीं मिस्टेक हुई है इसमें, हम चेक कर लेते हैं। या तो हम एक काम करें, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं इस तरह से। देखिए अभी हमने मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तो ये निकाल लिया था, ये हमारी प्रतिशत परिवर्तन है, मांगी गई मात्रा का प्रतिशत परिवर्तन इतना है, ठीक है, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हमने ये निकाल लिया। इन दोनों को बट्टे में कर लेते हैं क्योंकि हमारे फॉर्मूला में ये है, हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये आपका कितना हो जाएगा, 100 - 120, तो ये हो गया -20/120, और इसके बटे में क्या है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हम कितना निकाल रहे हैं, 10 में से 12 में से आपका 10 गया तो 2, और बटे में आपका 10 है ही, ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम नीचे लेके आके सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, हमारे को -20/120 लिखा हुआ है, तो -20/120, तो ये हो गया गुणा, क्योंकि ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 10/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, 10/2 हो गया। अब इसको हम काट लेते हैं, तो आपका ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 काट दिया, या ये 0 से ये 0 काट दो, कैसे भी काट लो, और ये काट दो 2 से 10 बार में, और 10 कटा यहाँ पे 5 बार में 2 से, और 12 कटा 6 बार में 2 से, माइनस का है ही तो हम कहेंगे -5/6 आया, ठीक है। ये हमने अभी प्रतिशत निकाला, हमने प्रतिशत के लिए अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अब इसको डिवाइड करके देख लिए, गुणा करके देखिए, इसका आंसर जो आ जाएगा वो माइनस का तो कॉफिशिएंट है ही, और जब आप इसको 6 से इसको करोगे 83 आएगा पॉइंटों पॉइंटों में, और गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 0.83, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा, मांग की कीमत लोच ईडी का आंसर, ठीक है। हमने थोड़ी सी मिस्टेक ऊपर कर दी थी काटने में, अभी सही कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा इसको देख लीजिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ईडी का फॉर्मूला क्या है, मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है। सबसे पहले मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे नई मांग में से प्रारंभिक मांग को घटा देंगे, तो नई मांग थी जो वो 100 हुई थी, देख रहे हो इधर 9 नई में 100 लिखा हुआ है, और प्रारंभिक 120 थी, तो 100 में से 120 घटा दिया और नीचे प्रारंभिक आएगा। इस तरह से कीमत में प्रतिशत परिवर्तन भी आपका, नई कीमत जो है 12 रुपये मिली है, पुरानी कीमत 10 रुपये थी, और बटे में 10 रुपये पुरानी कीमत ही आएगी। अभी हमारे पास ये है, दोनों चीज़ें हमने निकाल ली, प्रतिशत वाला ये निकाल लिया और ये निकाल लिया।
अभी हम परसेंटेज नहीं निकाल रहे, हम डायरेक्ट इसको रख रहे हैं, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। तो अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया इस फॉर्मूले में। यहाँ पे 100 में से माइनस 120 करोगे तो माइनस का 20/120 आ जाएगा, और इसका करोगे 12 में से 10 घटाओगे तो 2/10 आ जाएगा, तो 2/10 लिख दिया। अब हम जब इसको ऊपर से नीचे करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो एक माइनस का 120 बटे माइनस का 20/120 हो गया, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो ऊपर जाता है तो गुणा में हो जाता है, और ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर हो जाती है, तो 10/2 हो गया। अब इसको काटोगे, काटने के बाद आपके पास आ जाएगा -5/6, जो कि ये आपका परसेंटेज में नहीं है। परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये प्रतिशत में आ रहा है। अब यहाँ पे ईडी जो है हमारे पास आ गए 0.83, और माइनस कोफिशिएंट लगेगा क्योंकि माइनस साइन पहले से इसमें अवेलेबल है। इसके अथवा पार्ट में जो पूछा गया है, क्योंकि हमने कहा था कि न्यूमेरिकल करने के बाद हम अथवा पार्ट करेंगे, तो अथवा पार्ट जो है, उपभोक्ता की आय वृद्धि किस प्रकार वस्तु की मांग को प्रभावित करती है स्पष्ट करना है। उपभोक्ता की जब आय बढ़ती है तो वस्तु की मांग कैसे प्रभावित होती है। तो वस्तु की मांग जो है, उपभोक्ता की आय तथा मांग का संबंध जो है वस्तु के प्रकार पर निर्भर करता है कि वस्तु किस प्रकार की है। ठीक है, आय कितनी भी हो, लेकिन वस्तु किस प्रकार का वो खरीदना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले हम बात करें सामान्य वस्तु, जिसमें उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वो अधिक वस्तुएं खरीदेगा। सामान्य वस्तु जिसको हम बोलते हैं भोग विलास की वस्तु, इस पर आय का प्रभाव जो है धनात्मक होता है, यानी कि आर्थिक जो हमारे आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, यानी कि आय बढ़ेगी तो वस्तु की मांग भी बढ़ेगी, तथा आय कम होने पर उस वस्तु की मांग भी घट जाएगी। यानी कि हम फ्रिज खरीदना चाहते हैं तो हमारी अगर आय अच्छी है तो हम फ्रिज खरीद सकते हैं, लेकिन हमारी आय कम है तो हम फ्रिज नहीं खरीदेंगे। तो ये सामान्य वस्तुओं में धनात्मक होता है हमेशा। लेकिन निम्न कोटि की जो वस्तुएं होती हैं जिसमें ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक क्यों होता है, क्योंकि इसमें गिफिन वस्तु है। निम्न कोटि में कौन सी वस्तु आती है, गिफिन वस्तुएं आती है, जिसका आय पर प्रभाव जो है ऋणात्मक होता है, अर्थात आय बढ़ने पर वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है गिफिन वस्तुओं में, जैसे हमने अभी अभी स्पष्ट किया था ऊपर। अगला जो प्रश्न है, पूर्ति का नियम क्या है, इसे उदाहरण एवं रेखा चित्र द्वारा आपको समझाना है। तो पूर्ति का नियम क्या होता है, उत्पादक जो है सदैव अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से अपनी वस्तुओं को लगाई गई लागत से अधिक कीमत में वो बेचना चाहता है। जो भी वो कोई वस्तु बना रहा है, तो जितना उस वस्तु को बनाने में वो खर्च कर रहा है उससे अधिक कीमत में वो बेचना चाहते हैं। दूसरे शब्द हम कहें कि अगर अन्य बातें समान रहें तो वस्तु की कीमत वृद्धि पूर्ति को बढ़ाएगी। वस्तु की कीमत क्या है, वृद्धि की पूर्ति को बढ़ाएगी, तथा वस्तु की कीमत में कमी पूर्ति को घटाएगी। इस प्रकार वस्तु की कीमत तथा वस्तु पूर्ति में प्रत्यक्ष तथा सीधा संबंध पाया जाता है, जिसे हम फलन के रूप में व्यक्त करना चाहें तो सप्लाई बराबर फंक्शन ऑफ जो है प्राइस हो जाएगा। सप्लाई जो है, पूर्ति जो है, वो फंक्शन होती है प्राइस की, यानी कि जितना मूल्य बढ़ेगा घटेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जहां एस जो है वस्तु की पूर्ति है और पी जो है वस्तु की कीमत है। अब यहाँ पे बोला है कि इसे उदाहरण सहित रेखा चित्र के द्वारा समझाना है, तो आप इसमें से कोई भी, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। पूर्ति का विस्तार संकुचन, या तो पूर्ति का विस्तार करवाइए, ठीक है, या तो पूर्ति का संकुचन कराइए। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो पूर्ति का विस्तार अगर हम करना चाहें तो पूर्ति का विस्तार जो है, यहाँ पर अन्य बातें समान रहेंगी वही, और उसमें जो है हमारी पूर्ति अधिक होगी। जैसे कि यहाँ पे एक टेबल बना के पूर्ति का विस्तार बताया गया, कीमत 1 रुपये है, 5 रुपये है, पूर्ति की मात्रा 1 रुपये जब थी तो 10 पूर्ति हो रही थी, 5 रुपये हुई तो 50 हुई, तो कीमत बढ़ने पर भी पूर्ति में वृद्धि हुई। ठीक है, तो पूर्ति में विस्तार हो रहा है, तो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा भाई, पूर्ति हमारी जो सप्लाई है वो बढ़ रही है, और सप्लाई बहुत ऊपर तक जा रही है। कहाँ तक, जब 1 रुपये थी तो हमारी जो पूर्ति थी वो कितनी हो रही थी, प्राइस जब 10 रुपये था तो एक आइटम खरीदा जा रहा था। जब प्राइस को हमने बढ़ाया, ठीक है, जब हमने प्राइस को बढ़ाया 5 रुपये किया, ठीक है ना, तो हमारी पूर्ति कितनी होगी, 50 हो गई। तो ये भी हमारे को ध्यान रखना है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यही ग्राफ में सर बताया गया, और इसको आपको इसी तरह से पढ़ना है। या तो आप ये वाला समझा दीजिए या पूर्ति का संकुचन समझा दीजिए, दोनों में से किसी एक को समझाइए। अगर 5 अंक के प्रश्न होता तो दोनों समझाते, लेकिन ये प्रश्न जो है 3 अंक का है, तो कोई भी एक ही आपको समझाना है। तो पूर्ति का विस्तार समझाइए इसमें, या फिर पूर्ति का आप जो है संकुचन समझाइए, जिसमें पूर्ति जो है कम होगी, कीमत कमी के कारण जो है पूर्ति भी कम हो जाएगी। इसमें आप देखिए कीमत 5 रुपये है, और फिर कीमत घट गई 1 रुपये हो गया, पूर्ति की मात्रा पहले 50 थी और फिर पूर्ति जो है 10 हो रही है, ये भी घट रही है, तो कीमत में कमी के कारण जो है पूर्ति में भी कमी हो रहा है। इसको ही संकुचन कहते हैं। देख सकते हो एरो जो है यहाँ पे उल्टा हो चुका है, उस वाले डायग्राम में एरो जो है सीधा था, ऊपर की तरफ था, अब इसमें एरो जो है नीचे की तरफ, यानी कि 1 रुपये की जो वस्तु है वो पहले 10 जो थी, ठीक है, तो अभी देख रहे हैं कि जो सॉरी 5 रुपये की जब वस्तु थी, 5 रुपये की जब वस्तु थी तो हमारा जो है मूल मात्रा कितनी परचेज कर रहे थे, 50।
जब वो वस्तु 1 रुपये की हुई तो उसकी मूल मात्रा कितनी खरीद रहे हैं, 10। तो ये इसमें बताया गया, यही चित्र के माध्यम से आपको इसमें समझाना है। जैसे कि ये क्वेश्चन में आपको आंसर मैंने दिया है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बस ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद जो है मांग की कीमत लोच की परिभाषा आपको बतानी है, और मांग की लोच की श्रेणियों को रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट करना है। तो मांग की कीमत लोच क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। तो यहाँ पे ईडी का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो यहाँ पे क्यू बटे क्यू बटे पी, ठीक है। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब हम वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन होने वाले अनुपातिक परिवर्तन की माप प्रस्तुत करते हैं तो उसे मांग की कीमत लोच कहा जाता है। तो अभी अभी मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था, मांगी गई कीमत की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन होता है, ठीक है, बटे में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। अभी अभी मैंने आपको ये इसका न्यूमेरिकल कराया था, वहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा था, तो आपको ये याद होगा। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सीधा सीधा यहाँ डेल पी भी कर सकते हो। इसमें जितना क्वांटिटी में चेंज हो रहा है बटे में ओरिजिनल क्वांटिटी, और जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना आपका ओरिजिनल बटे में ओरिजिनल प्राइस, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ताकि आपको फॉर्मूला पूछे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल में कराया था। अब मांग की लोच की श्रेणियां कितनी है, तो मांग की लोच की 5 श्रेणियां होती हैं। सापेक्षतः लोचदार मांग, या बोलते हैं इसको केवल लोचदार मांग, जहां पर ई जो है ज़्यादा होता है 1 से, इलास्टिसिटी डिमांड हो जाती है 1 से ज़्यादा। और जो बेलोचदार मांग होती है इसमें आपकी इलास्टिसिटी है वो 1 से कम हो जाती है, यानी कि इलास्टिसिटी से जो है 1 ज़्यादा होता है। इकाई लोचदार मांग जो होती है जिसको यूनिट इलास्टिक डिमांड कहते हैं, इसमें ई जो है 1 के बराबर हो जाता है। पूर्ण लोचदार मांग अगर होगी तो ई शून्य हो जाएगा, और पूर्ण पूर्ण बेलोचदार मांग में ई शून्य हो जाएगा, और पूर्ण लोचदार मांग में जो है ई इन्फिनिटी अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सबको आपको डायग्राम से समझाना। पहला जो है सापेक्षतः लोचदार मांग, या फिर हम लोचदार मांग कहेंगे, तो इसका ये डायग्राम रहेगा। इसमें लोचदार मांग को हम बताएंगे, और बहुत ही सिंपल से डायग्राम से बना करके इसको बता देंगे इसमें कौन सी किस चीज़ में क्या कमी होती है, ठीक है। इसमें हम कहेंगे कि मांग का अनुपातिक परिवर्तन जो है वो ज़्यादा होता है कीमत का जो परिवर्तन होता है उससे। और जो बेलोचदार मांग होती है, यहाँ पे हम कहेंगे जो कीमत में परिवर्तन होता है वो ज़्यादा होता है आपके मांग के अनुपातिक परिवर्तन से। इसका डायग्राम कुछ इस तरह का बन जाएगा। इसके बाद जो है इसमें तीसरा हम बताएंगे इकाई लोचदार मांग। इसमें क्या होता है कि कीमत और आपकी मांग का अनुपातिक परिवर्तन बराबर रहता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पांचवा प्रश्न, इसका चौथा जो है हमारा पूर्ण बेलोचदार मांग जो होती है, इसमें क्या होता है जो हमारी मांग का अनुपातिक परिवर्तन होता है वो शून्य के बराबर होता है। मांग का अनुपातिक परिवर्तन हमने बताया था अभी शून्य के बराबर होता है, और अंतिम में जो है इन्फिनिटी के बराबर होगा। तो ये शून्य के बराबर हो जाएगा, इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। और पूर्ण लोचदार जो मांग होगी, पूर्ण लोचदार मांग होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका प्राइस है, यानी कि पूर्ण लोचदार मांग की दशा में जो आपकी कीमत में अनुपातिक परिवर्तन है वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये ई जो है इन्फिनिटी चला जाता है। इस तरह से आपको ये सारे के सारे आंसर्स को लिखना है, समझाना है। अब है परिवर्तनशील अनुपात के नियम की तीनों अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। परिवर्तनशील अनुपात के 3 जो नियम हैं वो उनकी व्याख्या करनी है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो अनुपात का नियम है ये क्या है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है ये क्या होता है, इसको हम घटते बढ़ते अनुपात का नियम भी बोलते हैं। तो उत्पादन का नियम बोलिए, या परिवर्तनशील अनुपात का नियम बोलिए, या घटते बढ़ते अनुपात का नियम बोलिए, तीनों एक ही नाम है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। जब किसी एक या अधिक साधनों को स्थिर रखा जाता है तो उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों के अनुपात में वृद्धि करने से उत्पादन पहले से बढ़ते हुए अनुपात में बढ़ता है, फिर समान अनुपात में, और फिर जो है घटते अनुपात में बढ़ता है। यानी कि पहले जो है जो आपका उत्पादन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, फिर वो स्थिर हो जाएगा, एक जैसा रहेगा, और फिर उसके बाद में वो घटना शुरू हो जाएगा। इसकी मान्यताएं क्या है, मान्यताएं जरूर लिखनी है। 5 अंकीय प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको। ये प्रश्न जो है आपको समझनी है कि ये 5 अंकीय प्रश्न है, ऐसे नहीं लिखना है आपको। ये 5 अंक के प्रश्न है। देखिए यहाँ पर भी ऊपर हमने जो करा था ये 5 अंक के प्रश्न है, तो उनको डिटेल में आपको समझना है, समझाना भी है। तो ये 5 अंकीय प्रश्न है, ये ध्यान रखना है। ऊपर वाला जो प्रश्न था इसमें से आपको केवल एक ही बताना था, क्योंकि ये 3 अंकीय प्रश्न था। मैंने बताया प्रश्न के हिसाब से आपको आंसर्स देने हैं। तो अभी 5 अंक का प्रश्न जो है इसका हम देखते हैं, आइए आगे। तो हमने मांग की
नियम की मान्यताएं की बात कर रहे थे कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम की क्या अवस्थाएं हैं, मान्यताएं क्या हैं। सबसे पहले मान्यताएं जरूर बताएंगे कि इसमें मान्यताएं क्या होती हैं। मान्यताएं लिखना बहुत जरूरी होता है, कभी कभी मान्यताएं पूछता है आपसे। नियम की व्याख्या करनी है, तो यहाँ पर जो है हम नियम की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले तीनों अवस्थाओं के लिए जो है एक तालिका बनाएंगे, जिसमें स्थिर साधन ले लेंगे, परिवर्तनशील साधन ले लेंगे, कुल उत्पादकता लेंगे, औसत उत्पादकता निकाल लेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है जो, क्योंकि औसत किससे निकलेगा, आप टीपी को इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। इसके बाद जो है सीमांत उपभोक्ता जो है मार्जिनल आपका प्राइस उत्पादकता प्रोडक्टिविटी है उसको निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का 6 आ गया। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आपका 10 हो गया, सही है। और यहाँ पर आपका कितना हो जा रहा है, ये 14 हो जा रहा है, फिर 10, ये 5 3 0 और -4 और -6। अब इसमें तीनों कंडीशंस दी हैं, ये यहाँ तक का जो आपको ब्यौरा दिखाई दे रहा है इस जगह तक का, ये आपको बोला है उत्पादन की पहली अवस्था, फर्स्ट स्टेज बता रहा है। इसका हम ग्राफ से बता देंगे इसको। यहाँ पर जो दूसरी अवस्था है ये आपकी सेकंड स्टेज दिखा रहा है उत्पादन की, और तीसरे में आपको तीसरा स्टेज दिखा रहा है कि उत्पादन का जो थर्ड स्टेज है या तीसरी अवस्था है वो क्या है। अब इन तीनों अवस्थाओं को जो है यहाँ पर हम चित्र द्वारा निरूपित कर देंगे। तो चित्र द्वारा निरूपण करने से देखिए फर्स्ट स्टेप जो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर जो है ओ एन, ओ से लेके एन तक, यहाँ पे देखिए ये ओ है आपका, ये एन तक, ये परिवर्तनशील साधन की ओ एन मात्रा तक है फर्स्ट स्टेज, पहला स्टेज। दूसरा स्टेज देखिए ये रहा, दूसरा स्टेज जो है ये एन से हो रहा है शुरू और एस तक जा रहा है, एन से एस तक दूसरा स्टेज है। तो हमने लिख दिया सेकंड स्टेज जो है परिवर्तन साधन की एन से एस तक के मात्रा के बीच है। और तीसरा स्टेज देखेंगे तो एस से आगे की तरफ है, तो हम कहेंगे कि थर्ड स्टेज जो है परिवर्तनशील साधन की ओ एस मात्रा के बाद है, यानी कि ओ और एस जो है इस मात्रा के बाद जो शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, ये वाली जो है आपकी थर्ड स्टेज है, जो कि यहाँ पे एरो के माध्यम से आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पर जो है ऊपर गए चित्र, जो चित्र आपने देखा है इसमें जो हमने ये सब उदाहरण लिया है, टेबल लिया है, इसको यहाँ पर हमें समझा देना है। प्रथम अवस्था में क्या है, जो चीज़ अभी हमने बताई है, इसमें क्या हुआ है कि उपयुक्त चित्र में अवस्था जो है परिवर्तनशील साधन की ओ एन मात्रा तक प्रदर्शित की गई है। इस अवस्था के समापन पर बिंदु पर सीमांत उत्पादकता और औसत औसत उत्पादकता परस्पर बराबर हो जाती हैं। देख लीजिए बिंदु क्यू को, यहाँ पे बिंदु क्यू देखोगे तो आपको मिलेगा सीमांत उपभोगिता उत्पादकता और औसत उत्पादकता जो है ये क्या होती है, बराबर हो रही है इसमें। तो ये फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हो डैश डैश करके फर्स्ट स्टेज को बताया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो चीज़ हमने ग्राफ में बनाई है उसी चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है। इसमें क्या क्या हो सकता है प्रथम अवस्था में वो सारी आपको जो है डिटेल्स देनी होंगी। कम थोड़ा सा ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हो, बाकी इसमें कम करने लायक कुछ है नहीं, मिनिमम से मिनिमम इसमें आपको आंसर दिए गए हैं। इसके बाद जो इसकी द्वितीय अवस्था है जिसको घटते प्रतिफल की अवस्था भी कहा जाता है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेज में आपको ये लिखना है, द्वितीय अवस्था में घटते प्रतिफल की अवस्था है। फिर तृतीय अवस्था जो है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी है तीनों अवस्थाओं के बारे में वो ग्राफ बना करके। इसके बाद जो 14वां क्वेश्चन है ये भी 5 नंबर का है। अभी सारे प्रश्न हम यहाँ पे सेक्शन ए के देख रहे हैं, इसके बाद सेक्शन बी भी शुरू होगा। पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के अल्पकालीन संतुलन की शर्तों की व्याख्या कीजिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता एक बाजार का ऐसा रूप होता है जिसमें क्रेता और विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या होती है जो समरूप और एक जैसी वस्तुओं का उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतों पर क्रय विक्रय करते हैं। जो भी उद्योग जो कीमत तय करेगा, उद्योग जो कीमत निर्धारित करेगा उसी पर कीमत पर जो है वो क्रय विक्रय किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता, कि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं 10 रुपये का आइटम जो उद्योग ने मुझे बोला है, कंपनी ने बोला है कि 10 रुपये में बेचना है और मैं उसको 12 रुपये में बेच दूं तो ये नहीं कर सकता, या वो 8 रुपये में बेच दूं तो वो भी नहीं कर सकता। उद्योग ने 10 रुपये बोला है कि 10 रुपये में ही बेचना है तो आप 10 रुपये में बेचोगे। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी लोग 10 रुपये में ही बेचेंगे, कोई 2 रुपये में और कोई 7 रुपये में नहीं बेच सकता। इसी को बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो फर्म है वो अल्पकालीन संतुलन की क्या शर्तें रखता है उसको हमें बताना है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत फर्म के अल्पकालीन संतुलन की शर्तें 3 तरह की होती हैं, जिसमें उसको मैक्सिमम लाभ मिल सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो अल्पकाल में जो है फर्म को इतना समय नहीं मिलता, अल्प मतलब बहुत ही कम समय में फर्म जो है अपनी वस्तु की पूर्ति को घटाए या बढ़ाए। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें असामान्य लाभ की स्थिति देखनी पड़ती है अल्पकाल में, छोटे समय के लिए। उसमें जो है इस तरह का ग्राफ बनेगा, देख सकते हो कि असामान्य लाभ की स्थिति में फर्म की औसत आय जो एवरेज रेवेन्यू जो है, औसत लागत जो एवरेज आपका यहाँ पर कॉस्ट है वो क्या होती हैं, ये
AR जो है औसत लागत से अधिक होती है। एवरेज रेवेन्यू यानी कि जो आपने पैसा लगाया है ये तो आपका कम होगा, ठीक है, और जो आप प्राप्त कर रहे रेवेन्यू वो आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। इसे नीचे दिए गए इस चित्र से स्पष्ट किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है AR और MR बराबर है। अब यहाँ पे देखोगे, इस लाइन को पढ़ोगे तो उपयुक्त रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा निर्धारित वस्तु की कीमत ML रेखा है। ML रेखा जो है ये उद्योग ने जो है बोला है कि मान लो कि इसको इतने रुपए में बेचना है इस पॉइंट पे। अब यहाँ पर फर्म का उत्पादन ई बिंदु पर निर्धारित करेगी। अब फर्म का उत्पादन जो है यहाँ पर निर्धारित कर रही है कि भाई इतना उत्पादन है, क्योंकि यहाँ पर जो है एम आर बराबर MC हो जा रहा है। यहाँ पे MR बराबर MC हो जा रहा है, ठीक है। और देखो MR बराबर MC हो जा रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, MR वक्र जो है MC वक्र जो है MR को नीचे से काटता है। तो MC वक्र देखो, ये वाला MC वक्र जो है ना, ये MR को देखो नीचे से काट रहा है, ठीक है। अब अपने उत्पादन की मात्रा, अतः यह बिंदु अधिकतम लाभ का बिंदु है जहां फर्म संतुलन में होगी और अपने उत्पादन की मात्रा OQ निश्चित करेगी। फर्म अपने उत्पादन की प्रति इकाई को EQ कीमत पर बेचती है। EQ कीमत पर बेचती है। EQ कीमत देखिए, यहाँ से E से लेके ये कीमत है, और उसने लगाया कीमत कितना है, R से Q तक का। और जबकि उसकी प्रति इकाई लागत कितनी है, R से Q। उसने पैसा जो है कम लगाया है, यहाँ से इतना पैसा लगाया है इसने और बेचा है इतने पैसे में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि EQ में से RQ माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास ER आ रहा है। EQ क्या है, E से लेके Q है ये, और इसमें से R लेके Q माइनस करोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, E से R। इतना प्रॉफिट जो है हमारे को कुल लाभ का मिल रहा है, इसीलिए हमने इसको शेडेड कर रखा है। हम कह सकते हैं कि कुल लाभ जो है ERSM है। यहाँ पे ERSM ये कुल लाभ की स्थिति है। इसमें अत्यधिक लाभ हो सकता है, असामान्य लाभ बोलते हैं, अत्यधिक लाभ हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि सामान्य लाभ हो, ठीक है। सामान्य लाभ का जो कर्व है वो कुछ इस तरह का बनेगा। इस सामान्य लाभ की स्थिति में हम क्या करेंगे, बता देंगे कि भाई इसमें जो है सामान्य लाभ में क्या होता है कि आपका जो है AR और MR बराबर हो जाते हैं, यानी कि MC AC MR और AR सारे बराबर हो जाएंगे। इसमें सामान्य लाभ का मतलब हो गया कि ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। उसके बाद तो तीसरा जो कंडीशन होगा उसमें न्यूनतम हानि दिखा देंगे। न्यूनतम हानि जो है उसमें क्या हो जाएगा, एक बिंदु कम हो जाएगी, एक बिंदु ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे हानि होने पर क्या होगा, फर्म जो है वो ऐसा देखेगा कि कम से कम हानि हो। तो न्यूनतम हानि के लिए हमें ये बताना पड़ेगा, जिसमें अगर उसको ज़्यादा हानि होने लगेगी, अगर उसकी हानि लागत से ज़्यादा होने लग गई, जितना उसने पैसे लगाया था उतना भी नहीं मिल रहा, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, उत्पादन को बंद करना पड़ेगा, जिसको शट डाउन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह का आंसर्स आपको लिखने होंगे। सेक्शन B स्टार्ट होता है, जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का विषय क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय जो है वो है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा पहला। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो S के दास हैं, आप सभी को पता होगा, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको पता होगा। इसके बाद जो है भुगतान शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मदे सम्मिलित की जाती है। तो भुगतान शेष के अंतर्गत जो है हम दृश्य मदे, अदृश्य मदे और पूंजी अंतरण तीनों को सम्मिलित करते हैं, यानी कि हमारा जो है इसमें से सभी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय तथा व्यय का लेखा जोखा होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, बजट क्या होता है, सरकार जो है एक वर्ष के अंदर कितना खर्च करेगी और कितना कमाएगी, आय तथा कितना आय लेगी और कितना व्यय करेगी, उसी का लेखा जोखा जो है एक बजट में होता है। कि वित्त वर्ष इस वर्ष का बजट, इस वर्ष का बजट, हर साल बजट निकलता है, तो उसका रीजन क्या है, उस साल में कितना खर्चा करना है और कितना कमाना है। और दूसरा जो है यहाँ पर बोला गया, विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बचत बचत का बजट जो है सर्वोत्तम बजट है। तो विकासशील जो भी मतलब जो अभी विकास कर रहे हैं, जैसे कि भारत हमारा विकासशील देश है, विकसित नहीं है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था है हमारे भारत की, इसके लिए बचत जो है, बचत का बजट सर्वोत्तम बजट नहीं होगा। बचत का बजट की जगह अगर हमारा जो घाटे का बजट होता है, जो भी विकासशील देश है, चाहे हमारे भारत हो चाहे कोई भी हो, विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा घाटे का बजट जो है, अगर घाटे का बजट लिखता है यहाँ पे तो वो सर्वोत्तम होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है बचत का बजट जो है सर्वोत्तम होता है, ये कथन क्या है, गलत है। तो यहाँ पर पहला कथन तो सही है और दूसरा कथन गलत है। तो हम यहाँ पे कह देंगे दोनों ही कथन सही हैं, परंतु कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या
नहीं करता, ये भी नहीं होगा। व्याख्या की तो बात ही नहीं हो रही है, पहला भी नहीं है और दूसरा भी नहीं है। कथन एक सत्य है परंतु कथन दो असत्य है, ये तीसरा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर जो है आपका सेक्शन बी में एमसीक्यू 5 आ गए। अब 5 के बाद में आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर दो दो नंबर के। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको एनएनपी-एफसी को क्या कहते हैं हम, तो राष्ट्रीय आय भी इसको कहा जाता है, ये ध्यान रखना, इसको राष्ट्रीय आय के नाम से भी जाना जाता है। प्रभावपूर्ण मांग से क्या से, प्रभावपूर्ण मांग का क्या से होता है, तो प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग के उस स्तर को कहते हैं जिस पर वह कुल पूर्ति के बराबर होती है। ठीक है, कुल पूर्ति के बराबर जो मांग हो जाए तो उसको प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। ये भी एक अंक के प्रश्न है, इसका आंसर आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, प्रभावपूर्ण मांग समग्र मांग के उस स्तर को कहते हैं जिस पर वह समग्र पूर्ति के बराबर हो जाती है। बात वही है, घुमा के इधर लिखा गया है। आपको जो डेफिनेशन अच्छी लगे वो याद कीजिए। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी को परिभाषित करना है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन का अनुपात होता है। ये एक अंकीय प्रश्न है, इतना ही लिखना है आपको। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करें तो यहां पूछा गया आपसे, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री और वित्त सचिव कौन है, तो वित्त मंत्री तो आप जानते हैं निर्मला सीतारमण है, और जो टीवी सोमनाथन है ये वित्त मंत्री ना होकर के क्या है, ये वित्त सचिव है। ठीक है, वित्त सचिव। अब आगे मुद्रा के प्राथमिक कार्य, तो मुद्रा के प्राथमिक और गौण कार्य दो तरह के कार्य होते हैं। प्राथमिक कार्य में केवल दो ही कार्य आते हैं, जिसमें विनिमय का माध्यम होता है मुद्रा, मीडियम एक्सचेंज बोला जाता है, और मूल्य का मापक होता है, मेजर ऑफ वैल्यू होता है। ठीक है, ये दो मुख्य कार्य हैं, ध्यान रखना है आपको, और गौण कार्य बहुत सारे हैं। तो ये दो है और दो अंकीय प्रश्न है, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें प्राथमिक जमा एवं व्युत्पन्न जमा में संबंध क्या है, तो प्राथमिक जमा के द्वारा ही व्युत्पन्न जमाएं जो है हासिल की जा सकती हैं। देखिए, प्राथमिक जमाएं वो जमाएं हैं जो जमाकर्ता बैंकों द्वारा बैंक में वास्तविक मुद्रा के रूप में यानी कि नकदी के रूप में जमा होती हैं। जो भी जमा हम करने जाते हैं बैंक में वही हमारी प्राथमिक जमाएं होती हैं। और व्युत्पन्न जमाएं जो है इस प्राथमिक जमाओं की ही देन है। व्युत्पन्न जमा जो है प्राथमिक जमा का ही परिणाम होती है, क्योंकि बैंक अपने नगद कोषों कोषों नगद कोषों के आधार पर ही साख प्रदान करता है। साख जो है प्रदान करता है, साख जो है ये प्रदान करता है। व्युत्पन्न जमाओं को जो है साख जमा भी कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें क्या संबंध है, तो संबंध मैंने इसमें बताया यहाँ पर, बाकी प्राथमिक जमाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, ये भी दो अंकीय प्रश्न है। उपभोग फलन को स्पष्ट कीजिए। उपभोग फलन, जिसको कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं, यह कुल आय एवं कुल उपभोग व्यय में संबंध को व्यक्त करता है। अर्थात उपभोग सी है और आय वाई है, तो इसका फलन जो होगा सी इक्वल्स टू फलन ऑफ वाई, यानी कि आपका इसका हो जाएगा ये आय का। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो निवेश में अंतर बताइए। तीन अंक के प्रश्न है। प्रत्यक्ष निवेश को देश की अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जाता है, जबकि पोर्टफोलियो निवेश में पैसा बनाने के लिए अल्पकालिक शॉर्ट कदम के रूप में देखा जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष निवेश की संभावना जो है केवल बड़े निगमों, निवेशकों और निजी निवेशकों के लिए उपयुक्त होती है, जबकि पोर्टफोलियो निवेश जो है विदेशी देशों की प्रतिभूतियों, उनके स्टॉक, बॉन्ड आदि खरीद पर निवेश जो है ये कहलाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों के अर्थ बताइए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबने अर्थव्यवस्था के बारे में 10वीं 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है, तृतीयक क्या होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, एक व्यापारिक बैंक के जो है कार्यों का वर्णन करना। व्यापारिक बैंक के बहुत सारे कार्य हैं, जिसमें हम बात करें तो जमाएं स्वीकार करना सबसे पहला कार्य है इसका। अब जमाओं में कौन कौन से जमाएं स्वीकार करता है, तो चालू जमा, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। बचत जमा, और फिर इसके बाद में सावधि जमा, और फिर आवर्ती जमा, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, आपको याद करने हैं इनको। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, ऋण देना भी बैंकों का काम है। अब ऋण कौन कौन से प्रकार के देता है, तो नगद साख, कैश क्रेडिट देता है। ठीक है, उसके अलावा अधिवर्ष देता है, अधिविकर्ष देता है, ऋण और अग्रिम देता है, विनिमय पत्रों की कटौती करना, ये भी इसका काम है, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना, ये भी इसका कार्य है। और तीसरा और अंतिम कार्य है साख का निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, तो ये भी इसमें आपको लिखना है। तो ये सारे काम हो गए व्यापारिक बैंक के। भुगतान शेष और व्यापार शेष में आपको अंतर बताना है, तो इसको जो है टेबुलर फॉर्म में बता सकते हैं। एक तरफ व्यापार शेष और एक तरफ भुगतान शेष लिख करके इनके अंतरों को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, तो एक अर्थव्यवस्था के निम्न समकों का प्रयोग करके बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपीएमपी की गणना मूल्य वृद्धि विधि द्वारा करनी है।
तो इसकी गणना करने के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं GNP MP, तो इसको हमको निकालने के लिए यहाँ पर हमारे को GDP मार्केट प्राइस पर निकालना है, और फिर आपका NFIFA भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपका GNP MP निकल जाएगा। यदि आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता है तो आप हमें मैक्सिमम कमेंट कर दीजिएगा। इसको जैसे हमने पहले ऊपर न्यूमेरिकल करा था उसी तरह से इस न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व कर देंगे, कोई इशू नहीं है। इसका अथवा पार्ट की बात करें तो इसमें देश की राष्ट्रीय आय गणना करने की किन्हीं दो विधियों का वर्णन करना है। दो विधियां जो भी आपसे पूछा जाए उनका वर्णन करना है। तो मैंने दो विधियां ली है, आय विधि और व्यय विधि। पहले आय विधि की बात करें तो आय विधि में कौन कौन से कदम होते हैं, पहला कदम, दूसरा कदम और तीसरा कदम, ये तीनों कदम बताने हैं। ठीक है, इन कदमों को जो है आपको डिस्क्राइब करना है कि पहले कदम में आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे, उसके बाद जो है दूसरे कदम में आप कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करेंगे, और फिर तीसरे कदम में जो है आपका अंतिम कदम रहेगा उसमें आप क्या करेंगे। ठीक है, तो ये सारी आपको आय विधि में है। और व्यय विधि की बात करें तो व्यय विधि में जो है आपको बताने हैं कि वहाँ पे भी कौन कौन से कदम रहेंगे। इसमें भी जो है आपके पहला कदम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से इसमें दूसरा कदम क्या होता है वो बता देना है, और तीसरा कदम क्या होता है, इस तरह से अंतिम व्यय की गणना करनी है, और चौथा कदम जो होता है, पांचवा कदम भी इसमें शामिल करना है। इसमें ज़्यादा कदम होते हैं। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हुआ। अब अगला जो क्वेश्चन आपका अंतिम प्रश्न जो है, औद्योगिक क्रांति के साथ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड यानी कि यूरोप में व्यापार, वाणिज्य तथा विनिर्माण उद्योग में तेजी से विकास की शुरुआत हुई। इस अवस्था में राज्य को के कार्य को भी पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस हुई, और तब राजनीतिक अर्थव्यवस्था का उदय हुआ और धन को तत्कालिक समस्याओं के साधन में एक संस्था के रूप में पहचान मिली। तब एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा, तो आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ ने। यहाँ लिखा हुआ है एडम स्मिथ। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किस देश में हुआ, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड। ये भी लिखा हुआ है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, कौन सी पुस्तक सन 1776 में प्रकाशित हुई थी, तो वो था आपका वेल्थ ऑफ नेशन। ये भी लिखा हुआ है। नेशंस। और इंग्लैंड किस द्वीप में स्थित है, तो अभी अभी आपने देखा यूरोप में। ये भी लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ये भी एडम स्मिथ है। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थशास्त्र के जनक। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है। आपके सामने प्लेलिस्ट जो आई हुई है इसको आप टच करके देख सकते हैं, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। मैक्सिमम शेयर करिए ताकि आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हम आप तक पहुंचा पाएँ सॉल्यूशन के साथ में। थैंक यू वेरी मच। और आप इस PDF के आंसर शीट के लिए व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।